नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इजराइल और ईरान के बीच में जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार यहाँ पे मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर तो क्राइसिस स्टार्ट हो ही गया है और इसी के साथ पूरी दुनिया भी वर्ल्ड वॉर थर्ड के मुहाने पर आ खड़ी हुई दोस्तों। तो थोड़ा सा पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि आखिरकार इजराइल ने सबसे पहले क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया और जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने फिर इजराइल के ऊपर ये जो अटैक किया दोस्तों। तो आखिरकार अब तक का यहाँ पे डेवलपमेंट क्या सामने निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि इजराइल की ओर से अगर जो हम देखें तो इजराइल का क्या कहना है कि जो उसका पड़ोसी देश ईरान है दोस्तों, ईरान क्या कर रहा है, लगातार जो यहाँ पे यूरेनियम है उसको इनरीच किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और अब तक जो ईरान है वो 60% से ज़्यादा जो है यूरेनियम को इनरीच कर चुका है यहाँ पे, यानी कि 60% प्योरीफाई कर चुका है। और जैसा कि आपको पता ही यहाँ पे कि अगर जो यूरेनियम को 90% तक यहाँ पे इनरीच कर लिया जाता है, इसके प्योरिटी लेवल को 90% से एक्सीड करा दिया जाता है, तब इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा सकता है दोस्तों एटॉमिक बम के अंदर भी। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे वो जो यूरेनियम है 90% प्योरीफाई वाला, उसका यूज बाकायदा यहाँ पे न्यूक्लियर बम वगैरह में किया जा सकता है यहाँ पे। इसको जो इजराइल है वो बाकायदा एक यहाँ पे कह लीजिए कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो ईरान है वो लगातार यहाँ पे सीरिया और लेबनान के एक तरीके से बॉर्डर से जो उसका प्रॉक्सी है ईरान का हिजबुल्लाह, वो एक तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है और लगातार जो टेंशन है वो बना हुआ रहता है यहाँ पे। तो इजराइल का ईरान के साथ डायरेक्टली टेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ लगातार रहता है दोस्तों। और हिजबुल्लाह को एक तरीके से कहिए कि बैक या सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो ईरान के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अगर जो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी आ गया कि वो 90% यूरेनियम को इनरीच कर लेता है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को होल्ड करने लगता है, तो ये एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे इजराइल को एक तरीके से एग्जिस्टेंशियली थ्रेट देगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो इजराइल है वो एक तरीके से इसी के एवज में ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक तरीके से लॉन्च करता है और बाकायदा यहाँ पे जो भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह है दोस्तों, जहाँ पे यूरेनियम को इनरीच किया जा रहा था, बाकायदा वहाँ पे एक तरीके से 200 से ज़्यादा जो है वो मिसाइलें लॉन्च कर देता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जो गया है यहाँ पे ईरान के ऊपर, ये 1967 के बाद ये सबसे बड़ा बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 1967 इतना हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1967 में यहाँ पे जो इजराइल है वो 6 डे वॉर लड़ा था दोस्तों यहाँ पे सीरिया और साथ में एक तरीके से जॉर्डन और इजिप्ट के अगेंस्ट यहाँ पे। और 6 दिनों के अंदर यहाँ पे जो एक तरीके से ये 3-4 देश जो है यहाँ पे बाकायदा इनको इजराइल ने हरा दिया था। और इसी के बाद यहाँ पे ना केवल इनको डिफीट किया बल्कि वेस्ट बैंक हो गया, जेरूसलम वगैरह हो गया, गाजा पट्टी जहाँ पे पैलेस्टाइन वर्सेस यहाँ पे इजराइल देखने को मिल रहा था, तो जो गाजा पट्टी है, जेरूसलम वगैरह यहाँ पे है, इन सबको यहाँ पे जो इजराइल है वो एक तरीके से यहाँ पे अपने टेरिटरी के अंदर इन्वॉल्व करा लिया दोस्तों यहाँ पे। तो ये तो जाना अपने इजराइल के पक्ष के अनुसार यहाँ पे कि इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, आखिरकार ये जो कर रहा है इसके एवज में यहाँ पे इजराइल के द्वारा जस्टिफिकेशंस क्या दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बाकायदा न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। और बाकायदा यहाँ पे ना केवल ये मिलिट्री ऑपरेशन है बल्कि साथ में एक बड़े लेवल पर ईरान के ऊपर यहाँ पे जो इजराइल है वो साइबर अटैक भी किया है दोस्तों यहाँ पे। और जिसके वजह से यहाँ पे जो भी ईरान का एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, वो एक तरीके से बाकायदा डिसमेंटल हो चुका है यहाँ पे। और साथ में इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ईरान को नुकसान भी हुआ है। ईरान का एक तरीके से बहुत दिनों से एक तरीके से कह लीजिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ सके। तो बाकायदा यहाँ पे जो ईरान का सपना है उसको इजराइल ने यहाँ पे चकनाचूर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे जो जिस सपने के बलबूते यहाँ पे ईरान लगातार इतने सालों से काम कर रहा था, अगर जो वही खत्म कर दिया जाए तो ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान ने भी एक तरीके से रिटेलिएशन में बाकायदा यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉमिस 3 एक तरीके से लॉन्च कर दिया है, जिसके एवज में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई सारे जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो बाकायदा यहाँ पे इजराइल के डीप टेरिटरी में, जहाँ पे तेल अवीव है दोस्तों, बाकायदा यहाँ पे इजराइल का जो कैपिटल सिटी है, फाइनेंशियल सिटी तेल अवीव, बाकायदा यहाँ पे इजराइल ने उस पर अटैक किया है यहाँ पे। और कई सारे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको यहाँ पे तबाह किया गया है। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो इजराइल और ईरान है वो एक तरीके से एक बड़े युद्ध की काफ़ी ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एनर्जी एजेंसी है दोस्तों यहाँ पे, वो बाकायदा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को संबोधित किया है कि जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके अंदर इंटरनल जो है वो रेडिएशंस लीक हुआ है बाकायदा यहाँ पे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि जापान के ऊपर जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस प्रकार से हमले हुए थे इसका तो दुनिया एक तरीके से जानती है कितना विकराल ये रूप ले सकता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है बाकायदा यहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये आखिरकार यहाँ पे क्या है बाकायदा और इनके काम क्या है, इनका गठन किया गया था दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से न्यूक्लियर रेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था या फिर जापान के अंदर जो यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो एटम बम गिराए गए थे इसकी वजह से जो इतनी सारे यहाँ पे जाने गई थी दोस्तों, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कि इन फ्यूचर आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का जैसा कोई माहौल वगैरह ना हो या फिर न्यूक्लियर यहाँ पे बम वगैरह का इस्तेमाल ना हो, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया था 1957 में दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे जो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएटेड है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ऑटोनोमसली यहाँ पे फैसिलिटेट करता है और पूरा ये ऑपरेशन कंडक्ट करता है बाकायदा यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएटेड है इसीलिए यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के डेवलपमेंट वगैरह इस तरीके से होता है या चाहे कोई किसी भी एंगल में जा रहा हो तो बाकायदा इसका जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है और साथ में जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दोनों बॉडी को यहाँ पे बाकायदा इनको रिपोर्टिंग देना पड़ता है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे इजराइल के द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान के अंदर है वहाँ पे अटैक किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अल्फा रेज वगैरह है उसका रेडिएशंस भी लीकेज हो रहा है, भले ही वो जो फैसिलिटी है उसके बाहर में नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे पब्लिक वगैरह है या जो बस्ती है यहाँ पे उनको तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी एक तरीके से वर्कर उस फैसिलिटी के अंदर काम कर रहे थे बाकायदा उसके अंदर जो लीकेज वगैरह हुआ है उससे उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। अब आपको समझना है कि भले ये न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए जो किया गया है या फिर यहाँ से जो रेडिएशंस वगैरह निकला है ये एटम बम के इतना खतरनाक नहीं हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 90% ऑफ यूरेनियम रीच नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन फिर भी जो रेडिएशंस फैलता है ये काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक माना जाता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको हम ईरान के मैप के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि ईरान के अंदर वो कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे ईरान बाकायदा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे बाकायदा तो आपको हम ये ईरान के मैप के ऊपर लेकर आए हैं, बाकायदा देख सकते हो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान। तो कुछ फेमस जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी है जैसे कि अराक हो गया, फोर्दोव हो गया, नतांज हो गया, इफाशान हो गया यहाँ पे। तो 4 मेन लोकेशन आपको ध्यान रखना है, एक है अराक, दूसरा है फोर्दोव, तीसरा है नतांज और चौथा है इफाशान दोस्तों। इन चारों में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है या फिर जहां पे सबसे बड़े स्केल पर यहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा रहा है, यूरेनियम जो 235 वाला होता है यहाँ पे उसका एनरिचमेंट किया जा रहा है वो है फोर्दोव में दोस्तों यहाँ पे। तो फोर्दोव के ऊपर जो पहली बार इसराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया कल के दिन यहाँ पे वो एक तरीके से फेल हो गया यहाँ पे, यानी कि जो फैसिलिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। इसके बाद यहाँ पे 200 से ज़्यादा और ज़्यादा मिसाइल एक तरीके से लॉन्च किया गया और फोर्दोव के भी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया। और इसके बाद यहाँ पे बाकायदा जो नतांज वाला है उस फैसिलिटी पर भी अटैक किया गया और यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे वो जो लीकेज है उसका यहाँ पे एंगल सामने निकल कर आ रहा है। और बाकायदा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके साथ बाकायदा यहाँ पे बातचीत कर रही है बाकायदा, और साथ में एश्योरेंस भी दे रही है कि किसी प्रकार का आपको कोऑर्डिनेशन वगैरह चाहिए तो बताओ, अगर जो आप चाहते हो कि मेरा जो टीम है बाकायदा ईरान के अंदर जाए तो वो भी आप बताओ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब कभी भी न्यूक्लियर वगैरह सब की बात की जाती है यहाँ पे, तो है ना। तो अब यहाँ इसी को देखोगे, इजराइल अटैक ऑन नतांज, IAEA चीफ जो ग्रोसी है उन्होंने कंफर्म किया कि इंटरनल रेडिएशन हुआ है, भले ही किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल रिस्क इससे जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो जो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो सके इसको एक तरीके से कह लीजिए कि प्रमोट करती है दोस्तों। जैसे कि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना होगा जिससे बड़े स्केल पर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हो गए और साथ में इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह
वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक तरीके का कह लीजिए कि पीसफुल यूज है, ये ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है अगर जो हम इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए करें। लेकिन इसी न्यूक्लियर एनर्जी का अगर जो यूज मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर बम के लिए किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकता है। तो जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एक तरीके से एक साथ दो काम कर रहा होता है। एक तो है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको बढ़ावा देना, और बाकायदा यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी का एक तरीके से कह लीजिए कि जो कैटास्ट्रॉफिक रूप है यानी कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो इसका यूज हो रहा उसको एक तरीके से यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना और उसको रोकना यहाँ पे बाकायदा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जैसे कि ईरान के अंदर जो ये डेवलपमेंट हो रहा है वो बाकायदा मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसमें एटम बम बनाने जैसे कुछ यहाँ पे आ रहा है निकल का, है ना। और साथ में जो आपका उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो भी इसी प्रकार का कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश को यहाँ पे रोकने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी को ये पीसफुल यूज के लिए नहीं आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए लेकर जा रहे हैं दोस्तों। तो दुनिया में अभी जो करेंटली 9 देशों के पास यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे, उतना ही पर ये इसको लिमिट किया जा सके और आगे आने वाले दिनों में इसको कम से कम करने की कोशिश है, ना कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको प्रोलिफिकेशन के अगेंस्ट यहाँ पे आइए जो है वो काम करता है बाकायदा दोस्तों। देख सकते हो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑन फ्राइडे कंफर्म दैट इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन ईरान नतांज, जो अपने अभी नतांज का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी देखा ईरान के अंदर, वहां पे जब इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ तो बाकायदा यहाँ पे इंटरनल रेडियोलॉजिकल और केमिकल कॉन्टामिनेशन यहाँ पे देखने को मिला है। भले ये जो रेडिएशन लेवल जो लीकेज यहाँ पे हुआ है वो फैसिलिटी के आउटसाइड नहीं गया है, अभी एक तरीके से नॉर्मल है, इंटरनली यहाँ पे ही है, इसीलिए किसी प्रकार का पब्लिक को या इन्वायरमेंट को इससे डायरेक्टली थ्रेट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे ये किस लेवल पर जाएगा, ये जो यहाँ पे क्राइसिस है या फिर जो ये जो अटैक्स वगैरह ये सब हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये विकराल रूप भी यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में ले सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जो IAEA के डायरेक्टर है रफाल ग्रोसी ने, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बाकायदा जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसको संबोधित कर दिया है दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसी से ये एफिलिएटेड है, बाकायदा ये ऑटोनोमसली है काम करता है यहाँ पे। हाउएवर ड्यू टू द इम्पैक्ट देयर इज अ रेडियोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्टामिनेशन, क्योंकि ये जो नतांज वाला जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो एक तरीके से उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो अंडरग्राउंड है दोस्तों, लेकिन कुछ जो एक्टिविटी के लिए उसका पोर्शन जो है वो एक तरीके से ग्राउंड के ऊपर है। तो ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी की वजह से यहाँ पे जो भी एक तरीके से जो एक्टिविटीज़ वगैरह सब चल रहा था उसको हॉल्ट करना पड़ा है बाकायदा, यहाँ पे पावर सप्लाई वगैरह रोक दिया गया है और साथ में यहाँ पे रेडिएशन भी इंटरनली लीकेज देखने को मिला यहाँ पे। अगर जो ये आउटसाइड किया हो जाता तब तो यहाँ पे बाकायदा आउटसाइड या पब्लिक इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट ये बन चुका होता। हाउएवर ड्यू टू द इम्पैक्ट देयर इज अ रेडियोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्टामिनेशन इनसाइड द फैसिलिटी इन नतांज, द टाइप ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट इनसाइड द फैसिलिटी प्राइमरली अल्फा पार्टिकल। तो देख सकते हो कि ये जो रेडिएशन लीकेज की बात की जा रही है इसमें जो अल्फा पार्टिकल है उसका लीकेज हुआ है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये फिलहाल अभी मैनेजेबल है। अगर जो एप्रोप्रिएट रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स अपनाया जाता है ईरान के द्वारा तो इसको मैनेज किया जा सकता है बाकायदा यहाँ पे। ग्रोसी रिवील्ड दैट द इजरायली A strike destroyed the above ground sections of the pilot fuel enrichment plant which was enriching uranium up to 60%, uranium 235। तो जो यूरेनियम का आइसोटोप 235 वाला है उसको 60% से जो ज़्यादा तक अब जो इनरिच कर लिया गया है, जो इनरिचमेंट प्लांट है नतांज वाला उसका जो ऊपरले सेक्शन है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया बाकायदा यहाँ पे। और साथ में पता होगा आपको कि जो इजराइल है उसने ये जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है इसके जो टॉप साइंटिस्ट वगैरह है, मिलिट्री के जो टॉप ये सब जो एक तरीके से कहिए कि लीडर है उन सबको यहाँ पे इजराइल ने मार गिराया है बाकायदा यहाँ पे। और इसी के रिटेलिएशन में अब ईरान ने भी एक तरीके से 100 से ज़्यादा जो मिसाइलें है वो फायर कर दिया है ऑलरेडी यहाँ पे इजराइल के ऊपर यहाँ पे। और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम वैसे तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन एक तरीके से ईरान ने इतने सारी संख्या में यहाँ पे फायर की है कि तेल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों यहाँ पे। द अटैक ऑल्सो डैमेज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बोथ मेन एंड इमरजेंसी पावर सिस्टम। देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन वाला और इमरजेंसी वाला जो पावर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ऑल्दो द अंडरग्राउंड कैस्केड हॉल अपीयर अनडैमेज, लेकिन जो अंडरग्राउंड यानी कि जो है ना ज़मीन के नीचे वाला जो सेक्शन है कैस्केड हॉल है वो एक तरीके से भी डैमेज नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन जो इनसाइड जो एक तरीके से लिए कि आउटसाइड वाला है वहाँ पे बाकायदा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन जो इंटरनली जो सेंट्रीफ्यूज जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पे पावर सप्लाई कट होने के कारण थोड़ा तो अफेक्ट हुआ है। ईरान इन्फॉर्म द एजेंसी दैट ओनली द नतांज साइड वाज डायरेक्टली
हिट विच इंक्लूड द फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट एंड पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट। तो देख सकते हो कि वैसे तो ईरान ने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जो डायरेक्ट अटैक यहाँ पे मिसाइल बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पिन पॉइंट करके जिस पे अटैक किया गया है और नतांज वाला है, इसीलिए यहाँ पे रेडिएशन लीकेज के एंगल यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है यहाँ पे। तो जो वर्कर है उनको तो बाकायदा इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन आउटसाइड जो पब्लिक है, इन्वायरमेंट है, उसको अभी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर जो ये सीज फायर में बदल जाता है या फिर दोनों एक तरीके से डी एस्केलेट करते हैं, पीछे हट जाते हैं, तब यहाँ पे एक तरीके से ये जो प्रॉब्लमेटिक सीन्स जो उभर कर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो सकेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बीच में अमेरिका है और अमेरिका का लालच कितना बड़ा है आपको पता ही है। बाकायदा यहाँ पे जो अमेरिका है वो ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा था यहाँ पे कि वो ईरान के साथ जो ये अमेरिका है वो न्यूक्लियर डील यहाँ पे साइन कर ले, लेकिन ईरान इससे पीछे हट गया। और जैसे ही पीछे हटा, बाकायदा यहाँ पे जो इजराइल है उसने अटैक कर दिया। और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका बिल्कुल अपना पाँव पीछे खींच लिया, ये कहते हुए कि जो इजराइल ने एक्शंस लिया है वो बाकायदा इंडिपेंडेंटली लिया है, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो ईरान है उसको एक तरीके से परहेज करना चाहिए एक तरीके से अमेरिकन फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने से यहाँ पे। लेकिन साफ साफ यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा भी समझ सकता है यहाँ पे कि जैसे ये न्यूक्लियर डील फेल हुआ और इजराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट नहीं है, ऐसा भला पॉसिबल हो ही नहीं सकता दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा यहाँ पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला, उनको फिर से एक बार धमकी दी है कि अब कुछ भी ईरान के अंदर बचने वाला नहीं है और ज़्यादा डेडली अटैक इजराइल के द्वारा किया जाएगा तो आप लोगों के लिए यही अच्छा है कि बाकायदा आप न्यूक्लियर डील साइन कर लो अमेरिका के साथ यहाँ पे। लेकिन जो एक तरीके से ईरान है वो एक तरीके से इस पर राजी होने को अभी बिल्कुल दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे। इसी वजह से ये जो एक तरीके से एस्केलेशन हुआ है, ये जो एक तरीके से क्राइसिस उभर कर आया है, ये और ज़्यादा डिपेंड डाउन होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम देखें ईरान के अंदर, तो ईरान के टेरिटरी के अंदर इतना बड़ा जो अटैक है ये भी काफ़ी अरसे बाद देखने को मिल रहा है। 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक का वॉर चला था दोस्तों। उस बीच यहाँ पे इराक ने ईरान के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन 1988 के बाद से कोई बड़ा हमला ईरान के टेरिटरी के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं हुआ था यहाँ पे। और ये 1988 के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है जो इजराइल यहाँ पे अब ईरान के अंदर करने लग जा रहा है यहाँ पे। और साथ में इजराइल ने भी इतना बड़ा जो अटैक है वो एक तरीके से कहिए कि 1967 के बाद ये किया है। जो भी पैलेस्टाइन वाला आप देख रहे थे वो एक तरीके से इस स्केल से तो कम ही था यहाँ पे। और जो थर्ड जो बाकायदा यहाँ पे 6 दिन का जो वॉर चला था यहाँ पे, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट को एक तरीके से इजराइल ने हराया था, उसके बाद से ये ईरान के ऊपर इसका सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया जो है अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। बाकायदा जो एक तरीके से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी लगातार यहाँ पे अब आसमान छूने को जा रहा है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे दुनिया भर में भी एक तरीके से मंदी देखने को मिल सकता है। और जब भी वर्ल्ड में यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है तब एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकायदा यहाँ पे दुनिया देख चुकी है वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के रूप में यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।